नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक विशेष ट्रेन से कानपुर में अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर आपको बता दें कि अपने गांव में पहुंचने के बाद में तमाम पुरानी यादों को याद किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनकी मेजबानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और तो वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान विशेष तौर पर रेल को तैयार किया गया। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। भारत में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 51,667 नए कोरोना के केस आए। 1,329 लोगों की मौत हो गई। बुधवार की हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा केस आए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब एक्टिव केसों में 14,189 केस कम हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचाना लगातार अभी भी जारी रखा है। आपको बता दें कि देश का बुरी तरीके से झकझोर के रख दिया। पहली बार की लहर की तुलना में कई गुना ज्यादा मौत और नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 776 डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया, जिसमें से सबसे ज्यादा 115 डॉक्टरों की मौत दूसरी लहर के दौरान बिहार में हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक उनका अकाउंट ब्लॉक रखा। ट्विटर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का अकाउंट फिर से खोल दिया। इस मामले पर रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की कार्रवाई पर सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 2021 के नियम 4(8) के घोर का उल्लंघन किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। 26 जून को किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे हो रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत का न्योता दिया। तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10-11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। हमने उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो उस पर खुले मन से बात करें। तो वहीं किसानों ने आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर रिहर्सल की। और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टर की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। कोची में नौसेना बेस में भारतीय नौसेना के अधिकारियों और नाविकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम दुनिया की टॉप 5 नौसेनाओं में हैं। हम कुछ ही सालों में दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में होंगे। और इसके साथ ही जब हमारी नौसेना की बढ़ती शक्तियों की बात करता हूं तो मैं इसका संबंध केवल हमारे प्रादेशिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखता। हमारे हित हिंद महासागर क्षेत्र और उसके आगे के क्षेत्रों तक भी व्याप्त हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया तो उसके कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्स ग्रेसिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला जिले के जिला अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से MOIL द्वारा निर्मित 100 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर तमाम सरकारें तैयारी में जुट चुकी हैं और ज्यादा से ज्यादा बेड तैयार किए जा रहे हैं। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में
डेल्टा प्लस के 6 मामले आए हैं, जिसमें 5 को वैक्सीन लगी थी, वो स्वस्थ हैं। एक जिसको वैक्सीन नहीं लगी थी उसकी मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री की पहल पर अब एनसीडीसी भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लग रही है। जो अलग वेरिएंट आ रहे हैं उसकी जांच करने में 5 दिन में ही उसकी रिपोर्ट मिलेगी। ऑक्सीजन को लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला किया और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल सरकार ने की है उसका पर्दाफाश हुआ है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल स्थापित किया था। उस पैनल की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की जरूरत 4 गुना बढ़ाकर दिखाई गई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण बाकी राज्यों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। बीजेपी के आरोप पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सफाई देते हुए कहा कि एक तथाकथित रिपोर्ट बताई जा रही है। दिल्ली में जब कोरोना का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। केजरीवाल सरकार पर लगे आरोपों पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की खबर से घबराहट फैली और जो ऑक्सीजन हमारे दूसरे राज्यों को दी जा सकती थी उसे यहां लाना पड़ा, जिसकी जरूरत नहीं थी। तिवारी ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद ये इन मौतों के जिम्मेदार कहे ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए, ये अमानवीय कृत्य है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को कानूनन जरूर सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताना ही चाहिए कि जब सबको एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना था तब घबराहट क्यों पैदा की गई। 269 मैट्रिक टन की जरूरत थी, तब क्यों बोला गया कि हमें 1100 मैट्रिक टन की जरूरत है। आपने निजी अस्पतालों को क्यों कहा कि अपनी मांग बढ़ाकर केंद्र को बताएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चीज में झूठ बोलकर नहीं निकल सकते। पश्चिम बंगाल सरकार पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीन का घोटाला हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही कोविड वैक्सीन घोटाला हो रहा था। अब ये खुलकर सामने आ चुका है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के बड़े मंत्री इस घोटाले में शामिल हैं। आपको बता दें कि नकली वैक्सीन रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों ने उनकी तस्वीरें टीएमसी नेताओं के साथ वायरल हुई है, जिसके बाद विवाद तेज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्ट्रिंग मामले को ट्रांसफर करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए अपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के जवाबी हलफनामे स्वीकार नहीं करने के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता सोमवार 28 जून तक अपने आदेश जारी करा सकते हैं और इसके साथ ही देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। इसके साथ ही उसने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गिरोह की बात करते हैं। मैं सोचता हूं कि हम विश्व भिखारी जैसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश वर्तमान सरकार के अधीन विश्व भिखारी बन गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव से पूछताछ की। देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को मामले में जांच के लिए दोपहर में ईडी के कार्यालय पर लाया गया। इससे पहले ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत नागपुर और मुंबई में पूर्व में गृह मंत्री के परिसरों में तलाशी ली। मुंबई में वर्ली में देशमुख के फ्लैट और दक्षिणी मुंबई के मालबार हिल में बंगले पर तलाशी ली गई। देशमुख इसमें आपको बताएं कि यह बंगला उनके लिए आवंटित हुआ था। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम करता रहा। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की अपने लोगों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर पिछले दिनों विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी। अब इन बैठकों पर शरद पवार ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी तीसरा मोर्चा होगा उसमें कांग्रेस के अलावा
कांग्रेस के बिना कोई भी तीसरा मोर्चा नहीं चल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया कि क्या वो तीसरे मोर्चा के चेहरे होंगे, तो इसको लेकर कहा कि इसको लेकर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही गठित 12 सदस्य टास्क फोर्स की सिफारिशें और सुझाव कोर्ट को बताए गए हैं। लेकिन हलफनामे के जिस हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा था वो है दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट के लिए बनी कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट देश में ऑक्सीजन वितरण के बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स गठन किया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर जरूर काबू में आ चुकी है, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सभी की चिंताएं बढ़ाता नजर आ रहा है। अभी तक देश में इस वेरिएंट को 40 मामले सामने आए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ में कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है, उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस बारी की ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन रैकेट की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के आरंभिक तथ्य मिलने के बाद में इस मामले में परिवर्तन निदेशालय की एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी के निशाने पर एक विदेशी बैंक खाते समेत देश विदेश के आधा दर्जन से ज्यादा संगठन और हवाला ऑपरेटर हैं। अब तक की जांच में ये सभी सामने आया है कि उमर गौतम के संगठन द्वारा जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया उनमें 85% महिलाएं थीं। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। शुक्रवार को सुशील कुमार को मंडोली जेल में तिहाड़ से शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने सुशील कुमार के साथ सेल्फी ली। हत्या के संगीन आरोपों में घिरे सुशील कुमार फोटो सेशन के दौरान मुस्कुराते नजर आए और इस फोटो के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तट पर दफनाए गए शव पानी से बाहर आने लगे हैं। नगर निगम के जोनल अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि गंगा के कटान से जो शव आ रहे हैं वो गंगा में बहने न पाए, इसलिए हम उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारी संख्या में गंगा में शव बहते हुए नजर आए थे, जिस पर खासा राजनीति भी देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन होने पर भी सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अगर वैक्सीनेशन में पूरी दुनिया में इतिहास बनाता है तो कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है। पहले दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को तोड़ने की बात करते थे, अब कमलनाथ मानवता के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्सीन की पहली खेप की प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक नया मुकाम हासिल किया है। इस हफ्ते हमने नोवावैक्स की तरफ से तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन, जिसे भारत में कोवैक्स नाम दिया गया है, उसकी पहली खेप बनाने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि इस हफ्ते इस तरह की बहुत अच्छी खबर देखने को मिली है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। पहले ये डेडलाइन 30 जून तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, उनके लिए सरकार का एक कदम राहत देने वाला है। पैन को आधार से लिंक कराना काफी आसान है। आप घर बैठे भी इसे इंटरनेट की मदद से लिंक कर सकते हैं। दिल्ली की शाहदरा पुलिस ने दिल्ली के जगतपुरी इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 84 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस फर्जी कॉल सेंटर से 64 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस फर्जी कॉल सेंटर के कर्मचारी अमेरिका में बैठे लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस की माने तो कुछ ही महीनों में इस कॉल सेंटर ने अब हजारों लोगों को निशाना बनाया। पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद में पुलिस ने इस इलाके में जाकर इस फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। अभिनेत्री पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्ट्रेस का आरोप है कि उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन के साथ गाली गलौज की। पायल और सोसाइटी में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। इस सोसाइटी में 4-5 साल पहले पायल के पिता ने घर खरीदा था। ये सोसाइटी हाल ही में बनी है। पायल पर आरोप है कि सोसाइटी के सदस्यों के साथ में उन्होंने मारपीट की और उनसे जानने मारने की धमकी भी दी है। हालांकि उसके पति का और ही कुछ आरोप है। उन्होंने पुलिस के ऊपर ही गंभीर आरोप लगाए हैं।
दिल्ली शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने बड़े ऑनलाइन फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जो पुलिस के जगतपुरी इलाके में चल रहा था। इस कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग दिल्ली में बैठकर अमेजोन के नाम पर अमेरिका में बैठे लोगों से ठगी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल देर रात यहां से करीब 82 लोगों को हिरासत में लिया। इनके पास से 94 लैपटॉप और 2 एसयूवी कार बरामद की है। बागेश्वर तहसील के नंदीगांव राजस्व पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत गडेरा धार के पास में एक कार असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कठानी और बडगेरी निवासी 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बहोला के ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी दी और इसके साथ ही राजस्व पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद नायब तहसीलदार पुलिस उप अधीक्षक मौके पर पहुंचे और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बागेश्वर की कपकोट तहसील में लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार वहां की स्थिति जर्जर हो चुकी है। समय रहते पुल की मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि नौकोड़ी गांव में पिछले काफी लंबे समय से इस पुल की मरम्मत की मांग कर रहा है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नौकोड़ी पुल क्षेत्र के 5 गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है। बगदाद से कुछ महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का नाम लेते हुए मदद मांगी है और कहा कि उन्होंने जल्द ही वहां से छुड़ाया जाए। हालांकि वीडियो में ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मुख्य तौर पर ये वीडियो किस जगह का है, कहां से ये लड़कियां काम करती हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के सांसद वीडियो में भगवंत मान ने इस वीडियो को लेकर विदेश मंत्रालय पहुंचे और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम एस जयशंकर से मुलाकात कर इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की बात कही। नगर पालिका परिषद टिहरी द्वारा आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु फ्रंटलाइन में कार्य करने वाले सभी पर्यावरण मित्रों, सफाई कर्मचारियों का सम्मान पालिका कार्यालय में प्रांगण में किया गया। पालिका के कार्यालय में कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु विगत वर्ष से लगातार सफाई व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड अन्य कीटनाशक दवा के छिड़काव का कार्य भी संपूर्ण नगर क्षेत्र में किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी मुख्यालय में आगमन पर महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर दीप्ति रावत ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में निर्वहन करेंगी। साथ ही उत्तराखंड के मुद्दों को भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। मध्य प्रदेश के रीवा में हाईकोर्ट के निर्देश पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में समस्त अधिकारियों की बैठक हुई। जिला जज, रीवा कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित जिले के समस्त अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान के रूप में हमारा थोड़ा सा त्याग किसी को जीवन दे सकता है। रक्तदान करके हमें किसी के प्राण बचाए जा सकते हैं और हमें इसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है। मैं रक्तदान जरूर करना चाहिए। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार पांव पसार रहा है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं। अब कई राज्य कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन की गठित टीम को दिशा निर्देश देते हुए देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को संक्रमित मरीज पाए जा रहे, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि टीबी रोकथाम के लिए उपचार को बढ़ावा देना गेम चेंजर साबित हो रहा है और इसके साथ ही सरकार ने साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया, जिसे लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को टीबी रोकथाम के प्रयासों में तेजी लाने के वैश्विक अभियान संबंधित बैठक में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में कोविड संकट के बावजूद हमने नुकसान की तेजी से भरपाई करने और टीबी मरीजों को लगातार सेवाएं जारी रखने का काम किया। इतिहास का सबसे काला दिन आपातकाल है और लोकतंत्र की रक्षा हमारा संकल्प के तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ी गई लड़ाई में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। साथ ही प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा आपातकाल में 14 महीने जेल में रहने वाले हयात सिंह माहरा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। बागेश्वर जिले में जो भी लोग गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करते हैं लेकिन उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाकर अपने पास रखे हैं तो उनकी खैर नहीं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिला आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जिन्होंने गलत तरीके से अपने पास बीपीएल कार्ड रखा है। शुक्रवार की सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने अपहृत 5 वर्षीय बच्चे को सकुशल छुड़ाने में सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में पकड़े गए 2 बदमाशों में एक के पैर में गोली लगी है। दरअसल वजीरगंज थाना क्षेत्र के भशमपुर गांव में बदमाशों द्वारा एक 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था, जिस पर परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने भी मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को धर दबोचा। सूबे के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर रही। जानकारी के अनुसार एक युवक पिटाई के बाद दिनेशपुर थाने पहुंचा और थाना परिसर से दिनेशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल प्रशिक्षण कराने पहुंचा, जहां पर 15 मिनट की बात बोलकर डॉक्टर ने युवक को घंटों इंतजार करवाया और वापस भेज दिया, जिस पर युवक ने कहा कि उसके कान के पास 25 टांके लगे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इसका इलाज नहीं किया। ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त देश में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है उस वक्त दिल्ली सरकार ने जरूरत में 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि पड़ोसी देश के साथ में बातचीत होनी चाहिए और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि उसको लेकर हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनके दर्द की उनको समझना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कर रहे थे। पीएम ने जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करने के बाद यह बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के 14 नेताओं ने हिस्सा लिया। देहरादून में संगठन के अध्यक्ष सतीश पारछा ने अपना 10 सूत्रीय मांग पत्र कामगार संगठन अध्यक्ष राम अवतार राजभर को सौंपा। अपने मांग पत्र को सौंपते हुए सतीश पारछा ने कहा कि हम अपना 10 सूत्रीय मांग हर अध्यक्ष को दे रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार राजभर ने कहा कि उत्तराखंड कामगार संगठन की जो भी मांगे होंगी उनको मैं स्वयं जाकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने रखूंगा। देश में कोरोना के कई बच्चों के सिर से उनके माता पिता या दोनों में से किसी एक सहायक को छीन लिया गया है। कई परिवारों के कमाऊ सदस्य की मौत हो गई। ऐसे में सरकार के साथ समाजसेवी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में बागेश्वर के जिलाधिकारी ने भी जिले के तमाम जिम्मेदार लोगों को सभी पात्र बच्चों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। हरियाणा के फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय में किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों का जो आरोप था ये था कि उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए साल 2019 में फीस जमा करवा दी थी, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं मिला है। इतना ही नहीं, किसानों ने आरोप लगाया कि कर्जा लेकर हमने मोटर के पैसे भी जमा करा दिए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किसानों की बात को नहीं सुना। इस दौरान किसानों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। हरियाणा के चौटाला परिवार की रार एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परदादा देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसे चचेरे भाई करण चौटाला ने गंगा जल से धुलवा दिया। करण की तरफ से कहा गया कि मूर्ति का शुद्धिकरण किया इसलिए करवाया गया क्योंकि जिन्होंने मूर्ति लगवाई यानी कि दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम देवीलाल के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। अब अभय सिंह चौटाला के लड़के करण अपने समर्थकों संग मूर्ति के अनावरण वाली जगह पर पहुंचे थे। किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही। रिहर्सल के लिए दो जिलों की ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि सहारनपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। रास्ते में इस मार्च में मुजफ्फरनगर जिले में ट्रैक्टर भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर होते हुए ट्रैक्टर मार्च मेरठ के सिवाय टोल पहुंचेगा और रात में ट्रैक्टर मार्च का पड़ाव सिवाय टोल पर ही रहेगा। और इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।